गुड इवनिंग सब्सक्राइबर। ये ऑनलाइन क्लास आप लोगों के स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो पूरे पैन इंडिया में फैले हुए हैं और इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कैडेट्स हैं। तो ये जान के बहुत अच्छा हुआ कि ये जो चैनल है, ये जो वीडियो हम आपके लिए बना के डाल रहे हैं, आप लोगों में काफ़ी फेमस है, काफ़ी आप लोग इसको लाइक कर रहे हैं। और आप लोगों के लाइक करने के वजह से ही और आप लोगों का पॉपुलर डिमांड की वजह से ही मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप अगर काफ़ी दिनों से चैनल पे बने होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले अपने चैनल की शुरुआत कॉमन सब्जेक्ट्स के ऊपर से स्टार्ट किया था, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट जो है वो आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आरवीसी, हर तरह के जो कैडेट हैं उन सभी के लिए ये उपयोगी है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और धीरे धीरे, चूँकि आप लोगों में से ज़्यादा की संख्या, जो ज़्यादातर हमारे सब्सक्राइबर थे वे चूँकि आर्मी के थे, तो हम लोगों ने आर्मी से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे ये कारवां जो है हम लोगों का बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते जो है इसकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, जो आपने इस चैनल को अपना लाइक दिया, इससे मेरा दिल जो है हतोत्साहित नहीं हो गया बल्कि और खुशी हुई और मैं आप लोगों के लिए एक से एक अच्छे वीडियो लाता गया। जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि इस वीडियो का मुख्य मकसद है, इस चैनल का मुख्य मकसद है आपको एनसीसी की पढ़ाई के लिए सही, एक्यूरेट और नियम के अंतर्गत जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही आप तक लाना। क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर वो उतने एक्यूरेट नहीं है। कारण कुछ भी हो, तो यहाँ पर आपको एनसीसी से संबंधित बिल्कुल एक्यूरेट और सही जानकारी मिलेगी। और उसी के सीक्वेंस में मैं आर्मी के अलावा एयरफोर्स का भी डिटेल अपलोड किया था, तो काफ़ी आप लोगों ने लाइक किया और फिर काफ़ी सारे डिमांड हमारे आने लगे कि सर आप एनसीसी के जो नेवी वाले हैं कैडेट्स, आप उनके लिए भी वीडियो बनाएं। तो उसी के वजह से ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आप लोग हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं कि सर आप नेवी के लिए भी लाएं, तो मुझे सोचना पड़ जाता है कि मैं ऐसा क्या वीडियो बनाऊं जिससे आपको कम मेहनत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसा कि इस पूरे ऑनलाइन क्लास का मुख्य उद्देश्य है कि आपको कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो इन सब को देखते हुए मैं ये वीडियो लेके आपके लिए आया हूँ। जय हिंद सियाल, जय हिंद पूजा। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे कैडेट आते जाएंगे तो आप उसमें शामिल होते जाएंगे। और अभी चूंकि ये जो क्लास है वो नेवल कैडेट्स के लिए है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ऑनलाइन क्लास है और आप हमारे इस्टीम्ड सब्सक्राइबर हैं। चूँकि आपने भरोसा दिया है हमारे ऊपर, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि आपकी कोई भी जो डाउट है, कोई भी आपका जो शंका है, वो आप चैट में पूछ सकते हैं और मैं आपको तुरंत रियल टाइम में उसका जवाब दूंगा। जैसा कि 2024 शुरू हो चुका है, जनवरी महीना चल रहा है और आज 18 जनवरी तारीख है। तो अब आपके बटालियन के अंदर ए, बी और सी तीनों सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम जल्द होने जा रहे हैं। वक्त कम है, तो आपको पढ़ाई समुचित तरीके से करनी है, अच्छे से करनी है, पूरा सिलेबस कवर करना है ताकि कोई भी प्रश्न न छूटे और आप बेहतर से बेहतर ग्रेडिंग हासिल करें। मैं चाहूँगा कि हमारे सभी सब्सक्राइबर ए ग्रेडिंग हासिल करें और परीक्षा में अच्छे नंबरों से अपने परचम फहराएं। अब यहाँ पे आते हैं मुख्य सब्जेक्ट के ऊपर, और इस बीच आप चैट रूम में आप शामिल होके अपने जो भी डाउट है, प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब दे दूंगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये जो चैट रूम मैंने खोला है सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए खोला है, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मैं ये ओपन रखता हूँ तो इसके अंदर इतनी स्पैमिंग होती है कि जिससे कि आप लोगों को असुविधा होती है। तो आपकी सुविधा के लिए ही इसे सब्सक्राइबर के लिए रखा हुआ है। और जो व्यूअर्स अभी तक जिन्होंने देखा नहीं है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑनलाइन क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चल जाए कि कब ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि आप अपने प्रश्न समय पर पूछ सकें। अब आते हैं कि एनसीसी के अंदर
जो नेवल कैडेट हैं, जो हमारे नेवी के कैडेट हैं, उनको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो ये एक बड़ा ही अहम मुद्दा है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके कॉमन सब्जेक्ट जो हैं वो सबके एक हैं, और टोटल एनसीसी जो है वो आपके 500 मार्क्स 500 अंकों के हैं। 500 अंकों में से 350 जो 350 के हैं वो आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं। मतलब आप नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं या आर्मी के हैं। आपके पूरे 500 में से 350 नंबर जो हैं वो आपके कॉमन हैं, जिसमें से मैंने लगभग सभी का सब्जेक्ट का वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दिया है। आप उसके ऊपर जाएं, वहाँ पे क्लिक करें, और आपके लिए मैं बता दूं कि मैंने टेलीग्राम का एक लिंक बना रखा है, ग्रुप बना रखा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी प्रश्न है वो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको जो है लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देखें। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल के प्लेलिस्ट एनसीसी एग्ज़ाम में जाएं, वहाँ पर आपके लिए एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें के सभी वीडियो को आप देखें। अब यहाँ पे आता है कि जो हमारे आपके जो 350 हैं वो कॉमन सब्जेक्ट हैं, 150 आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, स्पेशलाइज पेपर है, जो आपका पेपर नंबर 4 है। पेपर नंबर 1 ड्रिल, पेपर नंबर 2 वेपन ट्रेनिंग, पेपर नंबर 3 मिसलेनियस। तो पेपर 1, 2, 3 कॉमन है, एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी के, ये तीनों कैडेट को पढ़ना है। पेपर 4 जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट के लिए अलग अलग है। उसी के अंदर जो नेवल सब्जेक्ट हैं वो ढेर सारे सब्जेक्ट हैं। उसके अंतर्गत मैंने खास करके लिए आपके लिए सीमैनशिप, नौ कौशल या नाविकता कहते हैं जिसे हिंदी में, ये विषय को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इस विषय का वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइबर नेवल या नेवी कैडेट हैं, तो अगर इस विषय को आपने पूरा वीडियो को देख लिया, इस विषय को कंप्लीट कर लिया, तो आपके स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आसानी से आ जाएंगे और आप परीक्षा में फेल नहीं हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो सीमैनशिप है, इसके चुनने का मुख्य कारण है कि इसका वेटेज ज़्यादा है। बाकी डिटेल में हम आपको स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, वहां पर जाकर आप देखेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसका वेटेज क्यों दिया गया, मैंने इसमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारे डिटेल अभी आपको मिल जाएंगे। आप बने रहें, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वीडियो है वो आपके नेवी का स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। तो ये विषय जो है आपके ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट तीनों कैडेट्स के लिए, ए, बी और सी तीनों के लिए सर्टिफिकेट के लिए ये सब्जेक्ट एक आवश्यक सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका वेटेज ज़्यादा है। तो एक एक करके अभी मैं बताते जा रहा हूँ कि किसके लिए कितना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं जूनियर डिवीज़न या जूनियर विंग। जो ए सर्टिफिकेट के कैडेट्स हैं नेवी के, उनके स्पेशलाइज सब्जेक्ट इस प्रकार से हैं। आपका जो ये 4th पेपर है नेवी के अंतर्गत जो आपके पहला सब्जेक्ट है वो है नेवल ओरिएंटेशन, दूसरा है सीमैनशिप, तीसरा है नेवल कम्युनिकेशन, चौथा है नेविगेशन, चौथा उसके बाद नेक्स्ट है शिप मॉडलिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके ए सर्टिफिकेट के लिए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे सब्जेक्ट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वेटेज सीमैनशिप को दिया गया है। इसके टोटल 21 लेक्चर हैं और इसमें आपको परीक्षा के अंदर टोटल 45 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 30 नंबर थ्योरी, 15 नंबर प्रैक्टिकल। अब देखिए, आपको 150 नंबर
टोटल पढ़ने हैं। 150 में से 45 इसी में से पूछे जाएंगे। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 110 थ्योरी है, उसमें 30 नंबर आपको यहाँ आ जाएंगे। प्रैक्टिकल 40 है, 15 यहाँ आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने सीमैनशिप को पढ़ के कैप्चर कर लिया तो आपकी पूरी की पूरी सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाती है पास होने के भर के लिए। उसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम सीनियर डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, तो बी और सी सर्टिफिकेट के अंदर 4th पेपर में जो सब्जेक्ट हैं वो इस प्रकार से हैं स्पेशलाइज सब्जेक्ट के अंतर्गत। पहला है नेवल ओरिएंटेशन, दूसरा है नेवल कम्युनिकेशन, तीसरा है नेविगेशन, चौथा है सीमैनशिप, उसके बाद नेक्स्ट है फायर फाइटिंग, फ्लडिंग एंड डैमेज कंट्रोल, नेक्स्ट है शिप एंड बोट मॉडलिंग, नेक्स्ट है स्विमिंग। तो इन सबको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें सीमैनशिप का सबसे ज़्यादा वेटेज है। उदाहरण के तौर पे बी सर्टिफिकेट के अंदर आप देखेंगे कि 110 में से 36 मार्क्स जो हैं वो आपको सिर्फ सीमैनशिप से आएगा। उसी तरह से प्रैक्टिकल में 40 में से आपके 6 नंबर जो हैं इसके आएंगे। बाकी के अगर प्रैक्टिकल में आप ध्यान देंगे तो शिप एंड बोट मॉडलिंग और स्विमिंग जो कि आप आसानी से कर लेंगे, तो वहाँ प्रैक्टिकल कवर हो गया, तो प्रैक्टिकल में आप वहाँ से पास हो जाएंगे। थ्योरी में जहाँ तक रहा 110 में से 36 आ गया, मतलब लगभग 33% आपने यहाँ भी स्कोर कर लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक सीमैनशिप जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपको स्पेशलाइज सब्जेक्ट को पार लगा सकता है। उसी तरह से सी सर्टिफिकेट में अगर आप देखेंगे तो सी सर्टिफिकेट में रिटेन में 24 और प्रैक्टिकल में 8, टोटल 32 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि सिलेबस क्या है। जय हिंद राजेंद्र शाह, आप लोग जो सब्सक्राइबर हैं वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसी बीच में आपको जवाब दे दिया करूँगा, तो आप बने रहें और अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो अब आते हैं हम सिलेबस की तरफ कि सीमैनशिप के अंदर जो है आपका सिलेबस क्या है। इसका जो सिलेबस है, इंट्रोडक्शन टू एंकर वर्क, जो आप एंकर डालते हैं तो एंकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है नेवी का, सेलिंग का, तो इसीलिए आपको एंकर वर्क के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, बताया जाएगा क्या होता है। फिर आपको आएगा रेगिंग कैप्सूल, फिर आएगा पार्ट्स ऑफ ए बोट, फिर आएगा बोट पुलिंग इंस्ट्रक्शन, फिर आएगा स्टीयरिंग ऑफ बोट। तो यहाँ तक का जो सिलेबस है वो आपका ए और बी सर्टिफिकेट दोनों में कॉमन है। लास्ट में सी सर्टिफिकेट के लिए जो एक्सक्लूसिव है वो है वेलर सेलिंग, जो कि सिर्फ सी सर्टिफिकेट के लिए है। तो इस तरह से पूरे सब्जेक्ट का जो बंटवारा है या बांट है वो इस प्रकार से है कि ए सर्टिफिकेट में आपको 30 नंबर का थ्योरी रिटन एग्जाम होगा, 15 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। बी सर्टिफिकेट के ए सर्टिफिकेट के अंदर इस बार से ही एमसीक्यू ओएमआर के ऊपर होगा और प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपके 2.5 मार्क्स के होंगे, 2.5 मार्क्स के। जय हिंद ज्योति। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको टोटल 24 क्वेश्चंस आपको ए सर्टिफिकेट में पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल 15 नंबर का है, तो इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम बी सर्टिफिकेट की तरफ। बी सर्टिफिकेट में टोटल रिटन एग्जाम में थ्योरी के अंदर आपको 36 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बी सर्टिफिकेट के अंदर भी आपको एमसीक्यू होगा और एमसीक्यू के अंदर जो है प्रत्येक प्रश्न जो होंगे आपके वो 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 18 होंगे। बी सर्टिफिकेट में आपको 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल यहाँ भी आपको 6 मार्क्स का होगा। और आते हैं लास्ट में हम सी सर्टिफिकेट की तरफ। सी सर्टिफिकेट इस बार पिछले साल की तरह ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, एसे टाइप, डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव टाइप का लंबा क्वेश्चन होगा। इसमें आपको सीमैनशिप से टोटल 24 थ्योरी रिटन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रैक्टिकल में आपको 8 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से अभी आपने समझ लिया
कि सीमैनशिप जो एक नेवी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपका स्पेशल सब्जेक्ट आसानी से निकल जाएगा। और इसमें ए सर्टिफिकेट की, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो डिटेल भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम चलते हैं, सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एंकर वर्क से लेके आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। जैसा कि मैंने बताया, इस चैप्टर को हम सीमैनशिप कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में कहीं पे आपको नौ कौशल भी कहते हैं, या नाविकता भी बोलते हैं, या सीमैनशिप भी इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों शब्द इसलिए मैंने इस्तेमाल किए हैं आपके लिए कि एग्जैक्ट हिंदी जो है वो आपको मिलता नहीं है, तो कहीं आपको हिंदी की वजह से दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए मैं 2 या 3 शब्दों भाषाओं में उसके अलग जो समानार्थक शब्द हैं उसको बता देता हूं, ताकि आपको समझने में गलती ना हो। इन तीनों में से कोई भी अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। एमसीक्यू के अंदर आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं या इसके आसपास वाले नज़दीकी कोई शब्द हैं, आप उसको टिक कर सकते हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट के पहले सेक्शन की तरफ, इंट्रोडक्शन टू एंकर वर्क्स। जो एंकर होता है वो नेवी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जहाज़ बंदरगाह में खड़ा रहती है, लेकिन वो बंदरगाह पे कैसे खड़ा रहेगी? क्योंकि जहाज़ जो है पानी वाले, वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पानी में चलते रहेंगे। उनको कहीं ना कहीं बंदरगाह पे या जेटी के ऊपर जाके खड़ा रहना पड़ता है। तो खड़ा होने के लिए उनको लंगर गिराना होता है, और लंगर के माध्यम से वो अपने जहाज़ को स्थिर रखते हैं। लंगर जो है वो जहाज़ को एक संभाले रखता है। तो इसीलिए सीमैनशिप के अंतर्गत जो आपका एंकर वर्क है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशन जो है सभी को पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। राजेंद्र शाह ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को है। राजेंद्र शाह 21 जनवरी को मुजफ्फरपुर ग्रुप के अंतर्गत है। ये ए सर्टिफिकेट जो है वो आपको ग्रुप हेडक्वार्टर के अंदर होता है। हर ग्रुप हेडक्वार्टर का अलग अलग डेट है। जो आपने डेट बताया है, ये डेट मुजफ्फरपुर ग्रुप हेडक्वार्टर के अंतर्गत आने वाले सभी बटालियन का है। तो अगर आप मुजफ्फरपुर ग्रुप हेडक्वार्टर के अंदर आने वाले बटालियन के हैं तो 21 जनवरी को आपको एग्ज़ाम देना है। संडे को एग्ज़ाम होगा। लगभग सुबह 8 बजे आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे। 10 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और एग्ज़ाम में क्या देना है, कैसे करना है, इसका डिटेल मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को देखें, OMR करके उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने डिटेल बनाया है, वो आप जाके वहाँ देख लें। और अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो सारे वीडियो को एक बार देख के अपनी प्रैक्टिस कर लें। अब चलते हैं, सबसे जो पहला प्रश्न है एंकर। जैसा कि आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ एंकर का 2 पिक्चर है, एक ब्लैक एंड वाइट है और एक कलर है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका जो MCQ टाइप होगा या जो भी एग्जाम में आएगा वो आता है पार्ट्स ऑफ एन एंकर। एंकर के कितने भाग होते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एंकर के टोटल 5 भाग होते हैं। मुख्य भाग जो होते हैं वो 5 होते हैं। सबसे पहला भाग है एंकर रिंग, जिसको हिंदी में भी एंकर रिंग कहते हैं। दूसरा है एंकर सैकल या हथकड़ी। तीसरा है सैंक या मुठ। चौथा है फ्लूक या लंगर का तिकोना नुकीला भाग। 5वां है पी और बिल, हिंदी में पी या अवतल फरसा कहते हैं। छोटे लाल, जय हिंद। अब आपको जो ये मैंने 5 बोले हैं, अभी मैं वीडियो को जूम करता हूं ताकि आप देख सकें कि किस तरह से आपको ये देखिए, 1 मिनट। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर का है ये एंकर है। इसका एक शेप साइज अपने दिमाग में बिठा लें। किस तरह से इसके सेंटर में हिंज होता है, वहाँ से
निकला हुआ हिस्सा होता है और उसमें ये जो काले रंग का चेन होता है ये चेन लगाया हुआ रहता है। अब मैं आपको इसके पार्ट्स, इस पिक्चर को ध्यान में रखेंगे। इसी पिक्चर का ये जो है छोटा वाला जो है ये आपका ब्लैक एंड वाइट में है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एंकर के सबसे ऊपर में पहला भाग क्या था? एंकर रिंग। अब देखिए मैं आपको एंकर रिंग दिखाता हूं। तो ये एंकर का जो सबसे ऊपरी किनारा जहां पे चेन जुड़ता है उसको हम एंकर रिंग कहते हैं। तो आपको पहचान प्रैक्टिकल के लिए मैं यहां आइडेंटिफिकेशन भी करा दे रहा हूं और आपकी थ्योरी की तैयारी भी हो जाएगी ताकि आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर रहे कि किस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं। तरेश, जय हिंद। राजेंद्र शाह, वेलकम। अब आता है दूसरा हिस्सा, एंकर सैकल, जो इसमें डी शेप का होता है, उसी को हम एंकर सैकल भी बोलते हैं। ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं ये सैकल का हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट है सैंक। सैंक जो होता है एक तने की तरह होता है जो एंकर के हिंज वाले जगह से, ये जो आप देख रहे हैं नीचे जगह, ये हिंज जगह से लेके सैकल, तो सैकल और हिंज के बीच के लोकेशन को, बीच के पीस को हम सैंक कहते हैं। वो सैंक आपको यहां भी देख सकते हैं, रंगीन फोटो में, कलर फोटो में भी देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हैं कि सैंक हम किसे कहते हैं। उसके बाद चौथा जो है आपका फ्लूक। फ्लूक जो है वो जो नुकीला हिस्सा दो है उसकी जो धार होती है उस हिस्से को हम फ्लूक कहते हैं। लंगर का तिकोने नुकीला भाग, फ्लूक जो होता है वो नुकीला हिस्सा होता है, शार्प एज होता है। उसके बाद अगला आता है पी और बिल। पी और बिल जो होता है फ्लूक का जो एक्सट्रीम एंड है उसी को हम पी और बिल कहते हैं। ये देख लीजिए पी और बिल किसको कहते हैं। और उसी में अगर आप नीचे आएंगे, अभी यहां पर देखिए 35 डिग्री लिखा हुआ है। 35 डिग्री का मतलब है कि जो इसका फ्लूक या पी या बिल है या ट्रिपिंग पाम जो है वो हिंज के ऊपर 35 डिग्री हॉरिजॉन्टल से ऊपर या नीचे रोटेट होता है। उसके बाद जो नीचे का होता है सबसे किनारा, उसे क्राउन कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया, कलर पिक्चर और ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दोनों देख के, कि एंकर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। यहां से आपको एमसीक्यू में आ सकता है। 5 में से कोई भी आपको 3 इस यहां से निकालेंगे और एक कुछ गलत डालेंगे और बोलेंगे कि इनमें से कौन सा पार्ट एंकर का नहीं है। मसलन के तौर पे हमने लिखा 3 इसमें से चुना, एंकर रिंग, एंकर सैकल, सैंक और चेन। तो आपको पता होना चाहिए कि चेन एंकर का पार्ट नहीं है। एंकर जो है ये 2 मैंने आपको दिखाए। एंकर बहुत तरह के होते हैं, उनमें से कुछ एंकर आपको इस प्रकार का भी आपको मिलेगा। आप इसको देख लें ध्यान से। ये जो एंकर है ये पुराने टाइप का है। यहां पर भी आपको देखोगे ध्यान से तो यहां पे कीप पिन होगा, रिंग होगा, स्टॉक होगा, बैलेंसिंग बैंड होगा, सैंक होगा, पाम होगा, बिल होगा, फ्लूक होगा, आर्म होगा, क्राउन होगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं जो एक एंकर का भाग है, इसको नोट कर लेंगे। यहां से ऑब्जेक्टिव एक प्रश्न पक्का आएगा। साथ ही साथ इस पिक्चर को भी आप याद रखें तो बेहतर है। ये पुराने टाइप का एंकर, और यहां पर आप देख सकते हैं ये एंकर। इसी जो एंकर को, जो ये कलर और ब्लैक एंड व्हाइट है, इसी का एक दूसरा इमेज यहां पर है। ये 3 इमेज मैंने दिए हुए हैं ताकि आपको एंकर कैसा होता है आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। सर वीडियो का लिंक दीजिए। राजेंद्र शाह, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में एक एनसीसी एग्जाम होगा, वहां पर आपको सभी का वीडियो लिंक मिल जाएगा। फिर भी आप किसका वीडियो लिंक चाहते हैं ये थोड़ा अगर बता दें
तो हमें आसानी होगी। अब जैसे आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो का मैं आपको लिंक दे देता हूं। आप अपने दूसरे साथी को शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, ताकि सभी के सभी इसको अटेंड करें। ये लीजिए पेस्ट, ये आपके आज के वीडियो का लिंक है, आप सभी को भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम आपको बटालियन के थ्रू बता दिया गया है। हर बटालियन में अलग अलग ग्रुप के हिसाब से हो रहा है। मुजफ्फर ग्रुप के अंदर जैसा कि बता रखा है 21 जनवरी को होने वाला है। तो यहाँ पर से आपको एंकर क्लियर हो गया। रिंग, सैंक, बिल, फ्लूक, बैलेंसिंग बैंड, क्राउन, सोलर, ये सारे चीज़ें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो जो मैंने बोला, एक क्वेश्चन आपका यहाँ हो गया, पार्ट्स ऑफ एन एंकर। एंकर के पार्ट्स आप याद रखें। एक पिक्चर आपको मैंने दे दिया, 3-4 पिक्चर दिखा दिए, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि एंकर क्या होता है। अब अगला प्रश्न उठता है कि एंकर के साथ जो हिस्सा जुड़ा रहता है, केबल, उस केबल के बारे में। पार्ट्स ऑफ ए केबल के क्या क्या भाग होते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं केबल को, तो केबल जो होता है, लग्ड एंकर सैकल एक होता है उस केबल का हिस्सा। दूसरा होता है लगलेस ज्वाइनिंग सैकल, हिंदी में मुठदार लंगर साकल, मुठ रहित जोड़ने वाली साकल होती है। सिक्योरिंग टू बॉय सैकल, मतलब कसकर बांधने वाला सैकल। बॉटल स्क्रू स्लिप, ब्लैक स्लिप, कप स्वेल, बॉक्स स्वेल, एडॉप्टर पीस। तो इतने तरह के आपके केबल के हिस्से होते हैं। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आप समझ लें, याद कर लें, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। अब चलते हैं हम आगे की तरफ कि जो आपके केबल होते हैं वो उसके ऊपर मार्किंग की हुई रहती है। कैसे मार्किंग होती है वो देख लें। ए केबल इज मार्क टू असर्टेन द नंबर ऑफ साइकिल बीइंग पेड आउट ड्यूरिंग एंकरेज। उसके अंतर्गत मार्क किए हुए रहते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपने केबल कितना गिराया हुआ है। तो उसी तरह से हर केबल के ऊपर मार्किंग होती है। वो मार्किंग का क्या तरीका है, कहाँ कहाँ पे कैसे होता है, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 3 तरह से मार्किंग किया होता है। द सैकल एंड ज्वाइनिंग सैकल आर मार्क्ड फ्रॉम आउटर एंड टू इट्स इनर एंड। बाहर से अंदर की तरफ ये मार्क किया हुआ होता है। साकल और जोड़ने वाली साकर बाहरी छोर से भीतरी छोर तक चिन्हित की जाती है ताकि आपको पता चले कि आपने कितने डेप्थ पे एंकरिंग की हुई है। नेक्स्ट है एवरी ज्वाइनिंग सैकल एक्सेप्ट वन बिटवीन 2 हाफ सैकल इज पेंटेड व्हाइट। जैसा कि आपने ऊपर पिक्चर में देखा होगा कि बीच बीच में सैकल जो है आपके व्हाइट कलर में पेंट किए हुए रहते हैं। उसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है, 2 आधे सैकलों के बीच एक को छोड़कर हर शामिल होने वाली हथकड़ी सैकल सफेद रंग से रंगी जाती है। नेक्स्ट है 1 लिंक ऑन ईच साइड ऑफ ए ज्वाइनिंग सैकल इज ऑल्सो पेंटेड व्हाइट एंड marked with a number of turns of scissor wire around the stud corresponding to the number of joining cycle। तो कहने का मतलब है एक साइकिल के प्रत्येक और एक लिंक भी सफेद रंगी जाती है और स्टड के आसपास के मुड़े तार का संख्या
को भी उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। एक साकल के प्रत्येक और एक लिंक भी सफेद रंगी जाती है और स्टड के आसपास के मुड़े तार का संख्या को भी लिखा जाता है जो जोड़ने वाले साकल की संख्या के अनुरूप होता है। नेक्स्ट है, एंकर एंड केबल आर यूज्ड टू होल्ड ए शिप पोजीशन इन वाटर। यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि जो एंकर और केबल जो है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। सर हम लोग अभी इसमें से क्वेश्चन पूछता है क्या? राजेंद्र शाह, आप ये जो है सब्जेक्ट नेवी वालों के लिए है, नेवल कैडेट के लिए है। तो यहाँ पे आपको ये जो प्रश्न है नेवी एनसीसी वालों के लिए है। अगर आप आर्मी या एयर फोर्स के हैं तो इसमें से आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो जैसा कि पानी वाला जो जहाज होता है उसके अंदर एंकर और केबल जो है इसका इस्तेमाल जहाज को पानी के ऊपर एक स्थिर पोजीशन पे पकड़ के रखने के लिए होता है। द केबल इज डिजाइन टू एक्ट एज ए स्प्रिंग विद द एंकर होल्डिंग इट्स सिक्योर टू द बॉटम ऑफ सी। जो एंकर होता है वो समुद्र के तल में एक सुरक्षित जगह पे पकड़ बनाता है मजबूत, और केबल जो होता है वहां से लेके जहाज को जोड़ता है और जहाज को स्थिर रखता है पानी के ऊपर में। अगला क्वेश्चन है, द साइज एंड टाइप ऑफ एंकर ऑफ केबल डिपेंड्स ऑन टनेज एंड टाइप ऑफ शिप। जो आपका शिप है, जहाज है पानी वाला, वो कितना बड़ा है, कितना भारी है, इन सब के ऊपर आपको एंकर कैसा होगा, कितने बड़े होगा, कितने साइज का होगा, केबल कितना मोटा होगा, किस साइज का होगा, कितनी लंबाई का होगा। तो केबल और एंकर का जो साइज और टाइप है ये जहाज के वजन और उसकी टाइप के ऊपर कितने टन भार का है निर्भर करता है। केबल का डिजाइन ऐसा होता है कि वह लंगर के साथ कमानी के रूप में प्रयोग होता है और समुद्र की तली से जहाज को सुरक्षित रखता है। अगला है, पर्पस ऑफ एंकर। किसी भी एंकर का क्या उद्देश्य होता है? एंकर इज ए हुक अटैच्ड to a length of chain or rope called cable by which a ship or a boat can be held temporarily to the seabed in a comparatively shallow water। कहने का मतलब है कि एंकर एक हुक है जो एक केबल या रस्सी से जुड़ा होता है जिसके द्वारा एक पानी वाले जहाज या नाव को उथले पानी में समुद्र तल पे अस्थायी रूप से रोककर रखा जा सकता है। अब अगला है टाइप ऑफ एंकर। अभी अगर आपको याद होगा पिक्चर में मैंने कुछ दिखाया था, दो अलग अलग टाइप के एंकर। तो आपको पता होना चाहिए कि एंकर के कितने टाइप होते हैं। तो एंकर के सामान्य तौर पे 6 टाइप होते हैं। तो यहां से ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है कि विच आर नॉट टाइप्स ऑफ एंकर। तो इनमें से 3 होगा और चौथा कोई और आपको डाला होगा, तो आपको उसमें से चुन के निकालना होगा। तो आपको ये 6 टाइप के जो एंकर होते हैं इनके नाम याद होने चाहिए। एडमिरल्टी पैटर्न एंकर, दूसरा है एडमिरल्टी स्टैंडर्ड स्टॉकलेस एंकर, फिर तीसरा है एडमिरल्टी क्लास AC 12-14, फिर नेक्स्ट फोर्थ है AC 16A एंड 17AC। नेक्स्ट फिफ्थ है स्टॉक्ड क्लोज स्टोइंग डैनफोर्थ एंकर। लास्ट है चैटम क्विक रिलीज, जिसको शॉर्ट में CQR कहते हैं। तो ये आपके 6 जो हैं टाइप्स ऑफ एंकर हो गए। इसको याद कर लेंगे, इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पक्का आएगा। या आपको अगर C सर्टिफिकेट में है तो आ जाएगा राइट टाइप्स ऑफ एंकर। तो चूंकि इसमें 6 टाइप्स हैं तो आपको ये 4 से 5 नंबर का प्रश्न हो सकता है। अगला आता है होल्डिंग ग्राउंड। होल्डिंग ग्राउंड, द सीक्वेंस ऑफ एंकर होल्डिंग ग्राउंड इज एज फॉलो। लंगर धारण करने का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है
किस प्रकार से लंगर लगाया जाता है वो इस प्रकार से है। सबसे पहला, द एंकर रीचेज ऑब्लिक लाइज एट द सी बेड। सबसे पहले जब आप एंकर गिराते हैं, वो एंकर धीरे धीरे जब आप केबल को लूज करते हैं वो नीचे जाता है और जाके सी बेड के ऊपर, समुद्र तल के ऊपर पहुंचता है और जाके वहां पे लेट जाता है। तो ये हुआ पहला एक्शन। दूसरा, स्ट्रेन कम्स ऑन द केबल। फिर केबल के ऊपर तनाव आता है, क्योंकि एंकर जो है समुद्र तल पे जाके फिक्स हो गया। अब उसके बाद जो केबल हम नीचे जाता है तो केबल में क्या आता है, धीरे धीरे टेंशन आता है। नेक्स्ट है, द एंकर लाइज फ्लैट ऑन द बॉटम अंटिल द पुल ऑफ सीप ऑन द केबल ड्रैग्स द एंकर अलोंग द बॉटम। अगर आपने एंकर का शेप याद रखा होगा तो चूंकि वजन ज्यादा होता है, एंकर जाके सबसे पहले समुद्र की तलहटी में रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, सो जाता है। उसके बाद केबल में टेंशन आता है, खिंचाव आता है। जब खिंचाव आता है तो उस खिंचाव से एंकर धीरे धीरे समुद्र की तटी पे खिसकता है और खिसकने की वजह से उसका जो आपने 35 डिग्री का एंगल देखा था, वो एंगल के वजह से वो धीरे धीरे समुद्र के तट में धंसता जाता है, डेप्थ में घुसता जाता है। तब तक जाता है जब तक वो जहाज के तनाव को द्वारा जहाज को स्थिर नहीं करता है। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। लंगर नीचे की ओर तब तक सपाट रहता है जब तक केबल पर जहाज का खिंचाव लंगर को नीचे की ओर न खींचे। सबसे नेक्स्ट है उसके बाद, द ट्रिपिंग पाम देन टिल्ट द फ्लूक व्हेन दे डिग देमसेल्फ इन द सी बेड। जैसा कि मैंने बताया, जब केबल में तनाव आता है तो धीरे धीरे वो एंकर को खींचना शुरू करता है। तब आपका जो ट्रिपिंग पाम है ये फ्लुक्स को जमीन के अंदर घुसाती है, झुकाती है और वो धीरे धीरे समुद्र के तल में घुस जाता है। आफ्टर ए फर्दर अमाउंट ऑफ ड्रैगिंग द एंकर embeds itself completely until it holds the ship in position। धीरे धीरे ये अंदर समुद्र तल में घुसता है और तब तक घुसता है जब तक वो जहाज को स्थिर पोजीशन में रखने की स्थिति में न आ जाए। कुछ और खींचने के बाद लंगर अपने आप पूरी तरह समुद्र तल में स्थिर हो जाता है जब तक कि जहाज को अपनी स्थिति में नहीं रखता। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रिगिंग कैप्सूल ऑब्लिक रोप क्या होता है। रोप आर यूज्ड एक्सटेंसिवली ऑन द शिप। आपने देखा होगा कि कोई भी नाव या जहाज के ऊपर ढेरों सारी रस्सियां रखी रहती हैं, मतलब जहाज के ऊपर रस्सियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग रस्सियों का उपयोग किया जाता है। डिफरेंट रोप्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हर अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग रस्सियां इस्तेमाल की जाती हैं। इसीलिए रस्सियों का ज्ञान प्रत्येक नाविक के लिए आवश्यक है। नॉलेज ऑफ रोप इज एसेंशियल फॉर एवरी सीमैन। अब आते हैं कि रस्सियां कितने प्रकार की होती हैं। सर हम लोग अभी, हाँ आपको बता दिया मैंने राजेंद्र, रस्सियां कितने प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोप। 3 प्रकार की रस्सियां होती हैं। सबसे पहला नेचुरल फाइबर रोप, हिंदी में उसको प्राकृतिक रबर की रस्सियां कहते हैं। सेकंड मैन मेड रोप, मानव निर्मित रस्सियां। तीसरा है स्टील वायर रोप, स्टील वायर से बनी हुई रस्सियां। तो यहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला आता है 3 टाइप्स के रोप्स मैंने आपको बता दिए, नेचुरल फाइबर, मैन मेड, स्टील वायर। अब आता है कि नेचुरल फाइबर रोप्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ये नेचुरल टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं, प्राकृतिक रेशे वाले रस्सियां, वो आपको 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला सीसल, दूसरा मनीला, तीसरा क्वायर, चौथा हेम्प। अगर आप एनसीसी के कैडेट होंगे तो आप ध्यान देंगे कि इसमें से जो बी है मनीला रोप, एक और विषय है जहां पर हम मनीला रोप को इस्तेमाल करते हैं,
या इस शब्द का जो इस्तेमाल है एक और वीडियो में मैंने किया है। तो मैं चाहूँगा कि आपने से अगर हमारे सब्सक्राइबर ने बाकी सभी वीडियो देखा है तो वहाँ पे कमेंट करेंगे कि मनीला रोप इसके अलावा, नेवी के अलावा या सीमेनशिप के अलावा, पानी के जहाज के अलावा और हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो मैंने बता दिया कि आपके 3 तरह के रोप होते हैं, नेचुरल, मैनमेड, स्टील वायर। नेचुरल फाइबर रोप जो होते हैं इसके 4 प्रकार होते हैं, सीसल, मनीला, कॉयर, हेम। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैनमेड रोप। तो जो मैनमेड रोप होता है, मानव निर्मित जो फाइबर रस्सियां होती हैं, उसके 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला पोलायमाइड, पॉलिस्टर, पॉलीथिलीन। मतलब सिंथेटिक यार्न का बना होता है तो उसके जो केमिकल है वो है पॉलीमाइड या पॉलिस्टर या पॉलीथिलीन। इन तीनों के बने हुए सभी ग्रुप को हम एक टाइप का बोलते हैं। दूसरा टाइप जो है वो है पॉलीथिलीन पैराफिल एरामाइड। तो ये जो है ये दूसरे टाइप का है, इसको हम कंपोजिट फाइबर रोप भी कहते हैं। तो ये 2 अलग अलग हैं। तो आप पॉलीथीन वहाँ भी है बट यहाँ पे है पॉलीथीन पैराफिल। तो दोनों में फ़र्क है, कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आता है तीसरे स्टील वायर रोप की तरफ। स्टील वायर रोप जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला स्टील वायर रोप, दूसरा फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप, चौथा एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप, चौथा माइल्ड स्टील वायर रोप। तो ये सब नाम रट लेंगे, याद कर लेंगे। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का हिंदी जो मुझे मिला आपकी किताब में, प्रेसी में, वो था विभंजन सामर्थ्य। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं जिस पे आपकी रस्सियाँ जो हैं उससे ज़्यादा वजन हो तो टूट जाती हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ डिसाइड करता है कि किस जहाज के लिए कितनी मोटी, किस कार्य के लिए कितना मोटा रस्सी हम इस्तेमाल करें। ए मेथड ऑफ फाइंडिंग द अप्रॉक्सीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए नेचुरल फाइबर कॉर्टेज रोप इज एज फॉलो। एक जो आपका नेचुरल फाइबर कॉर्टेज रोप होता है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का जो थंब रूल है, जो हम एक एम्पिरिकल फार्मूला जो यूज करते हैं, वो इस प्रकार से है, d² डिवाइडेड बाई 200 टन्स। टन जो होता है, 1 टन का मतलब आपका 1000 kg होता है। BS जो है वो आपका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। D जो है स्मॉल d, ये आपका डायमीटर है नेचुरल फाइबर कॉर्टेज रोप का। और बाकी जो भी इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो उससे आपको आएगा कि उस रस्सी से आप कितने वजन को उठा सकते हैं, या इससे ज़्यादा लोड होने पे वो रस्सी टूट जाएगी। मसलन के तौर पे मान लीजिए कि उसका डायमीटर, जो नेचुरल फाइबर कॉर्टेज रोप है, इसका जो डायमीटर है वो है 10 mm। अब 10 mm है तो d² हो गया। तो 10 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा कितना, 100। मतलब 100 बाई 200 टन्स। मतलब अगर इसको 100 बाई 200 को सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.5 टन। मतलब जो 10 mm का कॉर्टेज नेचुरल फाइबर होगा रोप, वो आपको हाफ टन लोड, हाफ टन बोले तो 500 kg तक का लोड ले सकता है, और उससे ज़्यादा होगा तो वो टूट जाएगा। तो अब क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। मतलब इस लोड पे वो रस्सी टूट जाएगी। लेकिन सामान्य तौर पे हम इस्तेमाल जब करते हैं तो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। एक थंब रूल है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा हम 3 लेके चलते हैं, और मिलिट्री में हम उसको 6 लेके चलते हैं ताकि फेल्योर का सामना ना करना पड़े। तो अभी जो मैंने बोला कि 10 mm का अगर रस्सी है उसको कैलकुलेट किया तो उससे आपका आया हाफ टन। हाफ टन मतलब 500 kg। अब फिर मैंने बोला फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 3 लेके चलना है, तो 500 को आप 3 से डिवाइड कर दें तो उतना हो गया आपका नॉर्मल सेफ्टी। लेकिन अगर आप डिफेंस में यूज करेंगे उसे तो उसको आप 6 से डिवाइड करेंगे। मतलब जो 10 mm की रस्सी होगी वो किसी भी हालत में 100 kg के अप्रॉक्सीमेटली 190 के आसपास आएगा, उससे ज़्यादा वजन नहीं उठाना है। तो उम्मीद है कि आपको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों आवश्यक है,
कैसे हम ग्राउंड में इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है स्टोविंग। स्टोविंग का मतलब भंडारण, कैसे उस रस्सी को रखना है, रख रखाव उसका किस प्रकार हो। नेचुरल फाइबर रोप शुड नॉट बी स्टोर्ड अवे वाइल इट इज वेट। जो नेचुरल फाइबर रोप है, अगर वो गीला है तो उसको गीले हालात में स्टोरेज में नहीं रखना है। इफ इट इज अनअवॉइडेबल द रोप मस्ट बी ब्रॉट आउट एंड ड्राइड एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर इमरजेंसी में आपने गीला रस्सी को लपेट के रख दिया है तो कोई बात नहीं, जैसे आपको पहला मौका मिले उसको निकाल के सुखाना है, उसके बाद रखना है। बिफोर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सच ए रोप, और उसके बाद फिर हम उस रस्से का सही ताकत का आकलन करते हैं। इट शुड बी एग्जामिन्ड फॉर डैमेज, चेफ, रॉट एंड फटिग। कोई भी रस्सी को इस्तेमाल करने से पहले हम उसको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या डैमेज है, कहाँ पे टूट फूट हुई है, कहाँ पे उसमें क्षति आई है, कहाँ पर क्रैक हुआ है, कहाँ पर उसमें सड़ांध की स्मेल आ रही है, कहाँ पर फटिग आ गया है। वो सब देखने के बाद हम उसको सुखा के रखते हैं। आप ये रस्सी इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर उसको रखते हैं, ताकि अगली बार उसको आप इस्तेमाल कर सकें। रॉट कैन बी डिटेक्टेड बाय स्मेल ऑफ रोप एंड बाय ओपनिंग आउट स्ट्रैंड एंड एग्जामिन देयर इनर सरफेस। आप रस्सी के जो गीला रस्सी खराब हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको पता करने के लिए, सड़ांध को पता करने के लिए हम स्मेल का इस्तेमाल करते हैं। उसके धागों को खोलकर देखते हैं कि उसके अंदर की जो सतह है, क्या उसके ऊपर कोई क्षति पहुंची है या नहीं। उसके बाद अगला आता है आपका केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रोप। रस्सी की देखभाल और रख रखाव कैसे करनी है। एडिक्वेट केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर द रोप लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड रिटेन्स स्ट्रेंथ। किसी भी रस्सी की रख रखाव अच्छी होनी चाहिए ताकि वह रस्सी को हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें और उस रस्से में मजबूती बरकरार हो। सम पॉइंट्स टू केप्ट इन माइंड आर एज फॉलो। इसके लिए कुछ बिंदुओं को हमें ध्यान में रखनी होती है, वो इस प्रकार से है। एक्सपोजर टू सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में सुखाना। जो मैन मेड फाइबर होते हैं, इसको जरूरी है कि आप उसको सूर्य की रोशनी में दिखाएं और सुखाकर उसको रखें, लेकिन इसके साथ साथ इट शुड नॉट बी एक्सपोज्ड अननेसेसरली टू सनलाइट। जैसा कि आपको पता है कि कोई चीज़ को अगर आप धूप में ज़्यादा रखेंगे तो उससे क्षति भी पहुंचती है। तो इस तरह के, अगर वेट है तो धूप में दिखाना है, सुखा के रखना है, और अगर सूखा हुआ है तो उसको फिर धूप में छोड़ना नहीं है, नहीं तो धूप की रोशनी में अनावश्यक रूप से रखने से वो खराब भी हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू केमिकल। अवॉइड कंटेमिनेशन बाय केमिकल और फ्यूम्स। कोई भी रस्सी को आप केमिकल से दूर रखें, रसायन से बचा के रखें, नहीं तो रसायन उसके ऊपर क्षति पहुंचाती है, और अगर किसी वजह से कोई केमिकल या रसायन उसके ऊपर लग गया है तो आप उसको पानी से धो के सुखा के ठीक से फिर रखें। नेक्स्ट है हैंडलिंग। किसी भी रस्सी को खींचे नहीं, रगड़े नहीं, उसको ड्रैग नहीं करें, किसी नुकीले चीज़ से टकराए नहीं, रफ सरफेस से उसको बचाएं, नहीं तो वो आपको रस्सी को घिसकर काट देता है और उसमें घुस के रस्सी को खराब कर सकता है। उसके बाद स्टोवेज है। स्टोवेज का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। मैन मेड फाइबर रोप्स आर रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियोलॉजिकल अटैक एंड दे कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड विदाउट डिटोरिएशन। तो जो भी है रस्सियाँ, उनको संभाल के अच्छे से रखना है, गीला उनको नहीं रखना है। उसके बाद जो इसको स्टोव करते हैं तो उसमें किसी तरह का मुड़ाव या किसी तरह का ऐंठन नहीं होना चाहिए, उनके बीच में हवा का प्रवाह होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में अगर रखेंगे, कॉइल बना के रखेंगे, तो वो रस्से आपको लंबे समय तक चलेंगे और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है वियर। किसी भी तरह का अगर फाइबर में घिसावट दिखता है तो उसको सामान्य टूट फूट की तरफ अगर वो संकेत करता है तो उसको ध्यान से देखें और उसी के हिसाब से उसकी मरम्मत करें या फिर उसको उसी के हिसाब से इस्तेमाल करें। क्रोज फुटिंग।
पीछे या विपरीत दिशा की ओर मुड़कर स्ट्रैंड के स्थानीयकृत विपूरण को क्रो फुटिंग या कॉकलिंग के रूप में जाना जाता है। क्रो फुटिंग का व्यक्तिगत अनुभव आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब हम अपने घर में जो आयरन का इस्तेमाल करते हैं और आयरन के केबल के ऊपर आपने देखा होगा कि एक कपड़े का या रस्से का या सूते का या कॉटन का या हो सकता है सिंथेटिक धागे का एक रिब्ड स्ट्रक्चर बनाया रहता है। तो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं कि उस जो आउटर लेयर है उसके अंदर ये क्रो फुटिंग हो जाती है, मतलब वो जो उसके ऊपर स्ट्रैंड है विपरीत या पीछे की दिशा में मुड़ के अंदर के केबल को खराब कर देते हैं। तो वहाँ पर वो कमज़ोर हो जाता है और वो टूटने का डर बना रहता है। तो हमें क्रो फुटिंग को देखना है, ध्यान में रखना है। अगर कहीं आ गया है तो उसको ठीक करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है चाफिंग। appears as a longitudinal line of heavy wear along the rope surface and can be recognized by tuffled appearance of the rope। ये जो है अगर रस्सी का कोई सतह जो है आपका अगर घिस जाता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन में, वो आपको दिखता है और उसकी पहचान करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वहाँ पर वो रस्सी कमज़ोर हो जाती है। तो इसके अलावा स्ट्रेचिंग, मैन मेड जो रोप होता है वो चूँकि स्ट्रेच होता है लोड पड़ने पे, तो ये ज़रूरी है कि लोड हटने के बाद वो स्ट्रेचिंग पोर्शन अपने वापस इनिशियल पोजीशन को पहुंच जाए। अगर स्ट्रेच करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद वो वापस अपने पोजीशन पे नहीं पहुंचती है, इसका मतलब वहाँ पे टेम्पररी जो है इलोंगेशन हो चुका है, वहाँ पे डायमीटर रिड्यूस हो चुका है, ये देखना होता है और उसी के मुताबिक फिर सावधानी बरतनी पड़ती है। उसके बाद अगला प्रॉब्लम है रस्ट। रस्ट को ध्यान में देना है कि कोई भी आपके स्टील वायर के ऊपर कोई रस्ट है, येलो कलर का या ब्राउनिश आपको वहाँ पे मार्क दिखेगा, तो उसको रिमूव करना जरूरी है और देखना है कि उस रस्ट की वजह से कितने उसमें क्षति पहुँची है, कितना वो रस्सी खराब हुआ है। उसके बाद आता है हीट। रोप मस्ट नॉट बी स्टोर्ड वेयर देयर विल बी एक्सेसिव हीट। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पे हमें रोप को स्टोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आइसिंग। जैसा कि आपको मालूम है कि पानी वाले जहाज़ अगर आपके साउथ पोल या नॉर्थ पोल या वैसे ठंडे इलाके में अगर आप चल रहे हैं तो उनके रस्सियों के ऊपर बर्फ़ जम जाता है, जिसे हम आइसिंग कहते हैं। बहुत कम टेम्परेचर होने की वजह से रहता है। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो आपके पोलामाइड और पॉलिस्टर के जो होते हैं रस्सियाँ, उसके ऊपर प्रभाव जो है कम पड़ता है। ऑयल एंड ग्रीस भी जो है आपके रस्सियों को प्रभावित करता है, इससे भी रस्सियों को बचाना चाहिए। इसके लिए हम सोप और वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है बेंड एंड हिचेज, मोड़ और बंध या गांठ। रोप कैन बी सिक्योर टू ईच अदर और आइटम बाय फिटिंग बाय मीन्स ऑफ बेंड एंड हिचेज। रस्सियों को हम एक दूसरे से मजबूत पकड़ में रख सकते हैं मोड़, बांध या गांठ के मदद से। किस तरह से हम रोप को ज्वाइन करेंगे, उसकी विधि आपकी 3 प्रकार से है। पहला बेंड, दूसरा हिच, तीसरा नॉट। हिंदी में मोड़, हिच, गांठ बोलते हैं। 2 रस्सियों को जब हम टेम्पररी जोड़ते हैं वो बेंड कहलाता है। 2 रस्सियों को स्पर या संरचना या रिंग से जोड़ते हैं उसे हिच कहते हैं। जब 2 रस्सियों को मोड़कर हम गांठ बनाते हैं तो उसको नॉट कहते हैं। अब आइए टाइप ऑफ नॉट। ये आपको प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं प्रश्न इससे। टाइप ऑफ नॉट के अंदर जो होता है गांठ के प्रकार, आप पिक्चर देख सकते हैं। जो आपके दाहिने तरफ कलर 2 कलर में है, ब्लू एंड रेड के में, इसलिए बनाया गया ताकि आप उस नॉट को अच्छे से समझ लें और इसको प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं। ये नॉट आपको नेवी एसएससी के अलावा आपके घर के दिनचर्या में भी इसको काम आ सकता है और ये एक उपयोगी है। ये स्काउट में भी आपको ज़रूरत पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि इस नॉट को समझ लें, प्रैक्टिस कर लें, इससे आपको प्रैक्टिकल में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो पिक्चर आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं रीफ नॉट। किस तरह से बनाया जाता है आपको दाहिने तरफ पिक्चर है, वहाँ से बिल्कुल क्लियर है। उसके नीचे एक डंडे के ऊपर एक रोप बनाया हुआ है, गांठ बनाया हुआ है नॉट। उस नॉट को हम बोलते हैं क्लोव हिच। ये किसी भी लकड़ी के खंभे में या पोल में
या डंडे में अगर बांधना होता है तो अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसके नीचे है रोलिंग हिच। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको जूम कर देता हूँ, तो यहाँ से आपको रोलिंग हिच कैसे बनाया गया है ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेड कलर का रनिंग रस्सी है, उसमें अटैच किया गया है ब्लू कलर की रस्सी को। किस तरह से किया गया है आप इस पिक्चर को देखेंगे और ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हिच है टिम्बर हिच। इसका उपयोग रस्सी के सिरों को स्पर या बेल से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसका भी फोटो को मैं जूम कर देता हूं ताकि आप इस टिम्बर हिच को देख के समझ सकते हैं कि टिम्बर हिच किस प्रकार से बनाई जाती है। उसके बाद है अगला बो लाइन। ये आप देख सकते हैं, ये आपका बो लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट है बो लाइन को हिंदी में धनुष रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट है राउंड टर्न एंड 2.5 हिच। इसको भी आप देख सकते हैं, ये आपका 2.5 हिच है। ये सारे को आप बाद में वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और इसकी मैं चाहूँगा कि आप घर में रस्सी लेके प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन है, ये आपको आने वाले समय में काम आ सकता है। जय हिंद रूपा, उम्मीद है कि इस बार आप पढ़ाई अच्छे से कर रही होंगी। आप अच्छे से पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें, वीडियो देखें, नोट्स बनाएं ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट्स में डाल सकती हैं। इस चैट रूम में आप शामिल हैं, आप यहाँ भी पूछ सकती हैं। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ बेंड एंड हिचेज, मोड़ और हिच या गांठ के तत्व। ए बाइट, राउंड टर्न, ए हाफ हिच, ए ट्विस्ट, ए ओवरहैंग नॉट। तो ये जो 5 हैं ये आपके हिच या गांठ के एलिमेंट हैं। इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे। अब इसके बाद अगला आता है सैकल एंड ब्लॉक। जो वजनी सामान होता है, हेवी आइटम्स होते हैं, उनको उठाने के लिए हम रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर ए नंबर ऑफ पर्सनल वुड बी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट हेवी वेट्स। अगर बहुत भारी वजन होगा तो उसको उठाने के लिए एक से ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मशीन की मदद से हम उसको कम कर सकते हैं। दिस कैन बी रिड्यूस्ड कंसिडरेबली बाय द यूज ऑफ ब्लॉक विच ग्रेटली रिड्यूस द एफर्ट। जो ब्लॉक का इस्तेमाल हम करते हैं, यहाँ पर आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। उसमें आप कम फोर्स लगा के ज़्यादा से ज़्यादा वजन भारी वस्तुओं को आसानी से उठा सकते हैं। ब्लॉक के उपयोग से इसे वजन को उठाने का जो एफर्ट है वो कम किया जा सकता है। साथ ही साथ अच्छी तरह से पकड़ बनाने के लिए हम सैकल का भी इस्तेमाल करते हैं, जो आपको लिंक को कपल करता है, रस्सी को जोड़ता है, चेन को जोड़ता है उस जो सामान जिसको उठाना है उसके इर्द गिर्द। अब आते हैं टाइप ऑफ सैकल्स। सैकल्स जो है वो आपके 5 तरह के होते हैं। ये भी आपका यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इस पिक्चर को देख लें, साइकिल का फोटो दिया हुआ है। और कितने टाइप के साइकिल होते हैं? स्क्रू साइकिल, हिंदी में पेंच साइकिल, फोरलॉक साइकिल, क्लेंच साइकिल, ज्वाइनिंग साइकिल, जॉगिंग साइकिल, फीदर साइकिल। तो ये रट लेंगे। साइकिल का फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, ये आपने साइकिल देख लिया। साइकिल का पार्ट्स आप देख लें, बोल्ट, थ्रेडेड पिन, लग, डोवटेल, चैम्बर, तो ये सारे हैं। और इधर आप देखेंगे तो ये आपका जो है लगलेस ज्वाइनिंग साइकिल बोलते हैं या कैंटर साइकिल बोलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे। हुक। हुक्स आर यूज्ड
at sea for lifting purpose and are much weaker than shackle of similar size. हुक जो होता है वो आपका लिफ्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है और सेम साइज का सैकल और हुक के अंदर जो होता है वो हुक कमजोर होता है। ये आमतौर पे गैल्वेनाइज हल्के स्टील से बना होता है। तो आपकी जानकारी के लिए दिखा दूं, आप यहाँ देख सकते हैं हुक का फोटो। हुक के पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, आई, सेफ्टी कैच, जॉ, क्राउन, नेक, सैंक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका एक्चुअल फोटोग्राफ्स। तो उम्मीद है कि इस फोटोग्राफ्स को देख के आपको हुक के बारे में जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आता है अगला प्रश्न, टाइप्स ऑफ हुक। हुक जो है वो आपके 7 प्रकार के होते हैं। पहला स्प्रिंग, जो उसके हुक के टाइप्स हैं वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। स्प्रिंग हुक, टैकल ओपन हुक, स्वेवल स्प्रिंग हुक, रिलीज हुक, रिकवरी हुक, एस हुक और अवनिंग हुक या तंबू हुक भी कहते हैं, और आरएफडी ऑटोमेटिक रिलीज हुक। तो ये आपके हुक के टाइप्स हो गए। इस नाम को रट लेंगे, याद कर लेंगे। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लॉक। ब्लॉक इज ए पोर्टेबल पुली मेड ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक रेजिन बॉन्डेड फाइबर और इन सम केसेस वुड एंड मेटल। तो ये जो ब्लॉक होता है ये भी भारी चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका फोटोग्राफ्स आप यहाँ देख लें ताकि आपको ब्लॉक क्या होता है क्लियर हो जाएगा। आप अगर जैसा कि ब्लॉक देख रहे हैं, ब्लॉक के अंदर एक सबसे ऊपर में आई बना होता है, फिर क्राउन होता है, उसके अंदर सिप्स होते हैं, टेल होता है, पिन होता है जहाँ पर ये पुली टाइप के बने होते हैं। इसके अंदर आपका चेन भी लगता है, रोप भी लगता है। तो डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉक किस टाइप का बना हुआ है। कुछ ब्लॉक रोप के लिए बने होते हैं, कुछ ब्लॉक में चेन यूज किया जाता है। नेवी में ज़्यादा तौर पे रोप वाले ही इस्तेमाल किए जाते हैं। टाइप ऑफ ब्लॉक, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। टाइप ऑफ ब्लॉक के अंदर ब्लॉक के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला वुडन ब्लॉक, दूसरा मेटल ब्लॉक, तीसरा सिंथेटिक रेजिन बॉन्डेड फाइबर ब्लॉक। उसके बाद अगला आता है आपका डेरिक। डेरिक जो है एक प्रकार से जो है आपके लकड़ी और स्टील से मिलके बना होता है। इसके अंदर एक स्विंगिंग बूम होता है और उसके ऊपर एक होस्ट लगा रहता है जिसकी मदद से आप सामान को, खास करके हेवी कार्गो को एक जगह से उठा के स्विंग करके दूसरी जगह पे उसको रिलीज करते हैं। ये एक आपको मस्तूल के तौर पे काम करता है। ये इसका इस्तेमाल हम पानी के जहाज या नौका या कार्गो शिप के ऊपर जहाज बंदरगाह से सामान, गोला बारूद, मशीन जो भी है स्टोर, उसको उठा के शिप के ऊपर लोडिंग और अनलोडिंग में करते हैं। इस पिक्चर को मैं जूम कर देता हूँ, उम्मीद है कि वहाँ से आपको, ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आपको इसका इस्तेमाल डेरिक का करके इस लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है। उसके बाद कॉइलिंग डाउन जो है वो एक है। रस्सी कुंडल कॉर्डेज का लचीला है, यदि लंबाई पर्याप्त है तो बिना फंसे गोलाई में कई मोड़ों को खपा कर लेगा। दाहिने हिस्से से बाएं कुंडली होती है और बायां कुंडली। ये आपका लिखा गया कि किस प्रकार से कॉइल बनाया जाता है रस्सी को। तो इसमें जो ध्यान देना है, दाहिने हाथ की जो राइट हैंडेड कॉइल्ड जो रोप होता है और जो बाएं हाथ की होती है, तो जो जिस हाथ का हो उसी हाथ में हम कॉइल को मोड़ते हैं। रोप ऑफ राइट हैंडेड लेज इज ऑलवेज कॉइल डाउन राइट हैंडेड एंड रोप ऑफ लेफ्ट हैंड लेज इज ऑलवेज कॉइल डाउन लेफ्ट हैंडेड। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि रस्सी जो है किस प्रकार से मोड़ के बनाई गई है ताकि उसको उसी के मुताबिक कॉइल बना के हम स्टोर करें। अगर दूसरे तरीके से आप स्टोर करेंगे तो रस्सी में मोड़ आ जाएगा, गांठ आ जाएगा और वो डैमेज होने का चांस रहता है। अब आ जाइए स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है 2 रस्सियों को किस प्रकार से जोड़ना। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं
2-3 प्रकार के जोड़ किस तरह से सीक्वेंस से जो है वो लिखा हुआ है। जो स्प्लाइस का इस्तेमाल हम जब करते हैं, 2 रस्सियों को सिरों को एक साथ मिलाते हैं और उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, या उसमें हम आई बनाते हैं। इसमें आपको जब हम लंबी रस्सी को जोड़ते हैं तो उसकी ताकत 1/8 तक कम हो जाती है। टाइप ऑफ स्प्लाइस जो होते हैं वो इस प्रकार से हैं। टोटल आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला बैक स्प्लाइस, आई स्प्लाइस, शॉर्ट स्प्लाइस, लॉन्ग स्प्लाइस, कट स्प्लाइस, चेन स्प्लाइस। हिंदी में बैक स्लिप्स, आई स्लिप्स, स्प्लाइस, आई स्प्लाइस, बैक स्प्लाइस, लघु स्प्लाइस, लंबी स्प्लाइस, कट स्प्लाइस, चेन स्प्लाइस। तो इसको आप याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ स्प्लाइस। ये आपको एग्जाम में पक्का इससे प्रश्न आ सकता है। पिक्चर देखिए यहाँ पे किस तरह से जो जोड़ा गया है, उस सीक्वेंस को यहाँ पे दिखाया गया है। अब आते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। पार्ट्स ऑफ बोट, नाव के प्रकार। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, एक फोटोग्राफ्स है, उसके अंदर आपको सभी हिस्सों को मार्किंग किया हुआ है। तो आप मार्किंग जो किया हुआ है वो हिस्से को आप याद रखें। थ्योरी में सिर्फ आ जाएगा कि पार्ट्स आपको नाम लिखने हैं, पार्ट्स ऑफ वेलर लिखें, और उसके प्रैक्टिकल में हो सकता है कि वो आपको पूछें कि आप इसको आइडेंटिफाई करें। अब इसमें जो पार्ट्स के नाम है वो इस प्रकार से हैं: एप्रन, बैकबोर्ड, बैच ब्लॉक, बेंचेज, बिल्ज, बिल्ज रेल, बॉटम बोर्ड, बो, कनोपी, कैपिंग, ड्रॉप, कील। तो इस तरह से ढेर सारे हैं। आप यहाँ पे नोट किया हुआ है, आप यहाँ से देख के नोट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ये आप पिक्चर यहाँ देख सकते हैं। तो ये आप पिक्चर देख लें किस प्रकार से एक बोट को मार्क किया हुआ है, कौन कौन सा हिस्से को हम क्या बोलते हैं वो आप देख लेंगे। इसको नाम को अपने नोट में उतार लेंगे ताकि आपको इसके नॉमेनक्लेचर याद रहें, और प्रैक्टिकल में इसके प्रैक्टिस कर लें एक बार, ताकि आपको पता हो कि कौन सा चीज़ कहाँ पे होता है। अब आ जाइए पार्ट्स ऑफ ओर। कॉपर बैंड्स, लेदर ग्रिप, ब्लेड, साफ्ट एंड लूप। चप्पू के जो प्रकार होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं: कॉपर बैंड्स, लेदर, ग्रिप, ब्लेड, साफ्ट और लूम। तो यहां पर आपको जो है स्क्रीन जो है आपका सीमेनशिप का पार्ट 1 खत्म होता है। जैसा कि मैंने बताया ये एक लंबा चैप्टर है। लगभग आपके ए सर्टिफिकेट के अंदर जो है 6 से 7 दिन का पढ़ाई होता है, और इसमें 21 पीरियड होते हैं। बी सर्टिफिकेट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आपके 17 पीरियड्स होते हैं जो 5 से 6 दिन का होता है, और सी सर्टिफिकेट में 5 पीरियड्स होते हैं जो लगभग 2 दिन का होता है। तो उसका पार्ट 1 यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सीमेनशिप, नौ कौशल या नाविकता या सीमेनशिप क्या होता है। आप ही लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स बना के दे दिया है। इसमें ज़्यादातर आपको नॉमेनक्लेचर है, टर्मिनोलॉजी है, उसको आप नोट्स कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें वेटेज आपको सबसे ज़्यादा है, तो इससे आपको फ़ायदा है। इतना पढ़ लेने से ही आपका लगभग एनसीसी का स्पेशल सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि हमारे वो सब्सक्राइबर जो नेवी एनसीसी ले रखे हैं उनको इससे फ़ायदा पहुंचा होगा। और अगर आप और भी किसी विषय के ऊपर अगर चाहते हैं तो कृपया इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बना के लाता रहूं। सोलो कैडेट सर, बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में कितना डिफ़िकल्टी लेवल है? बी और सी लेवल में अगर आप पढ़ेंगे तो कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप पूरे साल ज़्यादा नहीं 1 घंटा भी अगर आप टाइम दे रहे हैं, सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन, 2 दिन, तो आपको आसानी से ए ग्रेड हासिल हो जाएगा। दिक्कत ये होती है कि ज़्यादातर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादातर जो एनसीसी के कैडेट हैं, वो ये सोचते हैं कि एनसीसी ये तो बस 5 दिन का सिलेबस है, 5 दिन पढ़ेंगे एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि एनसीसी 2 दिन या 1 वीक का कोर्स नहीं है, ये एक कंप्लीट कोर्स है।
और सबसे बड़ी खासियत ये है कि एनसीसी आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को इनकलकेट करने के लिए है, आप में नेतृत्व की क्षमता को विकास करने के लिए है, आपको एक डिसिप्लिन्ड नागरिक, सजग, अवेयर्ड सिटीजनशिप बनाने के लिए है। तो अगर आप इसकी भावना को समझेंगे, स्पिरिट को समझेंगे, तब आपको एनसीसी करने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा और आप एंजॉय करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि एनसीसी 7 दिन पढ़ो, एग्जाम दो, डिग्री मिल जाएगी, तो मैं आपको वार्न करता हूं कि ऐसी बात नहीं है। लाइटली अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे कि एनसीसी आप हो सकता है कि आप मेमोरी आपकी अगर अच्छी है तो आप पास तो हो जाएंगे 33%। और अभी आपको मैं बता दूं, इस बार एनसीसी का पासिंग परसेंटेज घटा के 33% कर दिया गया है। तो 33% पे आप एनसीसी पास कर जाएंगे, बट आपकी ग्रेडिंग होगी सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट ग्रेडिंग का कोई फायदा नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों ना इसमें बेहतरीन किया जाए, क्यों नहीं इसमें एक्सेलेंस हासिल किया जाए, क्यों नहीं इसमें अल्फा ग्रेडिंग हासिल किया जाए। और इसी के लिए मैं आपको ये सब चीज़ें वीडियो बना के लाया हूं, ताकि आप सही और सटीक जानकारी हासिल करें और ए ग्रेडिंग को प्राप्त करें। मुझे भी खुशी होगी कि आप हमारे सब्सक्राइबर ने ए ग्रेडिंग हासिल किया और आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं चाहूँगा कि कोई चीज़ भारी नहीं है, बशर्ते आप संयमित, नियमित और बराबर सच्चे मन से प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि सोलो कैडेट आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और मैं आप सभी को बोलूँगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ख़ास करके अपने जूनियर कैडेट को बताएं, अपने जूनियर दोस्त को बताएं कि वे जो गलती आपने किया वो ना करें, शुरू से ही मेहनत करें, देखें। और YouTube के वीडियो का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप हेडफोन लगा के गाने के तौर पे आप सुन सकते हैं। तो पढ़ाई कोई ज़रूरी नहीं कि आप विजुअली देखें, आप लिसनिंग मोड में भी पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं, समझा, देखा, सुना और फिर अपने हाथों से नोट्स बनाएं। अगर आप इतना करेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि एनसीसी में आपको ए ग्रेडिंग ना मिले। भटके नहीं, गलत जगह ना जाएं, गलत चीज़ ना पढ़ें, प्रामाणिक चीज़ पढ़ें, सही चीज़ पढ़ें और वही पढ़ें जो आपको डीजी एनसीसी के तरफ से आपको बोला गया है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सर जी, आप जिस पीडीएफ से पढ़ाते हैं, क्या आप पीडीएफ को शेयर कर सकते हैं? देखिए, मैं जो पीडीएफ है वो खुद बनाता हूँ, फिर उसको पावर पॉइंट या जैसे भी हो कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। पीडीएफ शेयर करना मेरे लिए मुश्किल होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें। YouTube के अंदर एक फैसिलिटी है कि आप इसकी स्पीड को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो स्पीड को आप हाफ भी कर सकते हैं और 2 टाइम्स फास्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लिसनिंग मोड में सुनना है तो आप 1.2 स्पीड पे आप सुन सकते हैं, और आपको लिखना है तो हाफ स्पीड पे करके इस पीडीएफ को आप नोट्स बना सकते हैं। और इसी आपको नोट करने के लिए मैं हाई रिजोल्यूशन में अपलोड करता हूं, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, लिख सकें और बनाएं। और जब तक आप देख के, समझ के, खुद अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाएंगे तो पीडीएफ पढ़ के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। पास हो जाइएगा लेकिन स्कोर अच्छा नहीं होगा, और मैं चाहूँगा कि आप अच्छा स्कोर करें। तो कृपया करके वीडियो देखें और देख के वीडियो का नोट्स बनाएं। पीडीएफ में पूरा डिटेल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कीवर्ड बोल्ड लेटर में जो मैंने लिखा है, या जो टाइप्स हैं, या जो पॉइंट्स हैं, उसको नोट कर लें। अब वीडियो को सुन लें, एक बार देख लें, तो आपको जैसे नोट्स अपना खोलोगे 4 पॉइंट्स टक 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 दिमाग में वो इमेज आ जाएगा और आपको याद आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं चाहूँगा कि आप जो हमारा पढ़ने पढ़ाने का जो कन्वेंशनल सिस्टम है, आप जब स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो जो भी आपके एनओ हैं या आपके टीचर हैं या लेक्चरर हैं, जब वो बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो क्या आपको पीडीएफ देते हैं? नहीं। तो पीडीएफ की पढ़ाई आपका रिवीजन या आपको क्विक रेफरेंस के लिए है, बट एक्चुअल स्टडी अगर आपको करनी है, वीडियो देखें, समझें और अपने हाथों से नोट्स बनाएं। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स का कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे
और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी सब्सक्राइबर देखें, समझें और अपने हाथों से इसके नोट्स बनाएं। और चूंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि चैट में और कोई क्वेश्चंस आपके नहीं आ रहे हैं, तो मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने भाग लिया। और अभी इसी के साथ मैं यहाँ पे इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। चूँकि आपके परीक्षा नज़दीक है, मैं चाहूँगा आप पढ़ाई करें, मेहनत करें, खुद के नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें जो बाकी सारे गलती करते हैं। और एनसीसी आप अच्छे ए ग्रेडिंग से पास हो, इन सब के शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, गुड इवनिंग।